हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अंतिम वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं वो और उसकी जो समस्या है उसको हमने अध्ययन किया। आज हम जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के जो समाधान हैं वो क्या क्या हो सकते हैं या किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं उनको हम देखेंगे। साथ में ही हमारे इस पाठ से जुड़े हुए जितने हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जा चुके हैं विगत परीक्षाओं में और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले जो संभावित प्रश्न हैं उन प्रश्नों का भी हम एक बार जो है देखेंगे, उनका भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला जो है समाधान, इसमें भौगोलिक जो संसाधन है इसका अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से जो हमारे सामने समस्याएं आ रही है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भौगोलिक जो संसाधन है हमारे पास उनका जो प्रयोग है हम अनुकूल तरीके से करें और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करें। जो कई सारे जो संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें हम नई तकनीक का प्रयोग करें, उन संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने का प्रयास करें, संसाधन संरक्षण भी हम अपनाएं और जो है नियोजित तरीके से नियोजन के माध्यम से जो है हम उन सबका क्या करें, प्रयोग करें, तो वो हमारे उपयोग में भी आ सके और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उनका क्या कर सकेगी, उपभोग उनका कर सकेगी। औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधनों, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योगों की उन्नति, यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण करना हमें चाहिए। औद्योगिकरण जो है उसको हमें जो है एक निश्चित उसके अंदर करना चाहिए, नियंत्रित तरीके से करना चाहिए। परिवहन का उपयोग भी हमें जो है सीमित करना चाहिए, अति आवश्यक होने पे उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम 2 लोग जा रहे हैं तो आवश्यकता नहीं है हमें, तो हम जो है छोटे व्हीकल का प्रयोग करें। संचार के जो साधन हैं उनका भी न्यूनतम प्रयोग हो। खनन उद्योग और निर्माण उद्योग की उन्नति हमें करनी चाहिए। ये जितने सब चीज़ें हैं, संसाधनों का उपयोग जो है हम कम करें, साधनों का उपयोग, लेकिन क्या करें, इसको उन्नति करें, इनके अंदर इनमें सुधार लाने के प्रयास करें। परिवहन जो है इसके अंदर भी सुधार लाने के प्रयास करें, अच्छा माइलेज दें, उन सबकी जो है अच्छी भी विशेषताएं हो। औद्योगिकरण का विकास भी हम करें, सीमित रहकर करें, लेकिन मतलब सीमित का मतलब है खर्च जो है उसको हम सीमित करें और अधिक जो है इसका उत्पादन, इसमें उन्नति करने का प्रयास करें। यंत्रीकरण हो, इन सब मशीनों के द्वारा जो कार्य मनुष्य के द्वारा हो रहा है, मानव शक्ति उसको जिसको कर रही है उसका क्या होना चाहिए, यंत्रीकरण होना चाहिए। कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर जो है नियंत्रण करना चाहिए। कोयला, पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन कर रहे हैं, इनके लिए, इनके उपयोग के लिए जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे, उनका जो है हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे इनके उत्पादन के अंदर या इनकी जो खपत है वो कम हो और इनके जो सब्स्टिट्यूट हैं जो इनका कार्य कर सकते हैं उन संसाधनों का हमें क्या है, प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण से अधिक प्रसार से जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, विज्ञान और तकनीक का जो है प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे हमारे पास श्रमिक या जो कार्मिक हमारे पास आए वो प्रशिक्षित आए, उसको विज्ञान के बारे में जो है उसको पहले से नॉलेज रहे, तकनीकी ज्ञान उसके पास होना चाहिए। हमें इनका क्या है, अधिक से अधिक प्रसार करना चाहिए, इससे जागरूकता जो है उत्पन्न हो। नेक्स्ट जो है हम देखें, कृषि का नवीनीकरण करना चाहिए। जहाँ कृषि हम आदिम तरीके से करते आ रहे हैं उस आदिम तरीके की कृषि को बदल के नई जिस प्रकार की नई नई तकनीकों से जिस प्रकार कृषि का आधुनिकरण हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, हमें मशीनरी का उपयोग करना चाहिए कृषि के अंदर। अन्य प्रकार की कई सारी जो पॉली हाउस वगैरह हैं, पॉलीथीन जो लगा के हम करते हैं, या हाइड्रोपोनिक कृषि जो है जिसके अंदर लागत कम आती है, कम क्षेत्र के अंदर लेयरिंग जो सिस्टम है उनका प्रयोग हमें जो है करना चाहिए। सागरीय संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। जो धरातल पे हमारे भूमि के ऊपर जो साधन हैं धरातल पे महाद्वीपों के अंदर, उन महाद्वीपीय संसाधनों का अधिकतम हम उपयोग कर रहे हैं। इसके अपेक्षा इनके साथ हमें जो है महासागरों के अंदर अथाह जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उनका उपयोग भी जो है हमें करना चाहिए। महासागर की जो लहरें हैं इससे भी हमें पानी का जो है हम उत्पादन कर सकते हैं। इस जल शक्ति से भी जो है हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। जनसंख्या को अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास करवाया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का बसाव कम है, उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, उन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या जो है उसको हमें विस्थापित करना चाहिए, वहाँ पे उनका जो है प्रवास कराना चाहिए। देरी से विवाह करना चाहिए, जो सामान्य रूप से बाल विवाह हो जाते हैं, बाल विवाह के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, जिससे परिवार नियोजन अपनाया जाए। संतति निग्रह जैसी दशाएं, 2 संतानों के बीच में जो है अंतर रखना चाहिए, ऐसी दशाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो है हम जनांकीय संक्रमण जो सिद्धांत है उसको पढ़ें। जनांकीय जो है इसके अंदर जनसंख्या से संबंधित जितने तथ्य हैं उन सबको सम्मिलित किया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन व जनसंख्या के भावी अनुमान के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत से किसी समाज के विभिन्न दौरों से गुजरने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है कि अलग अलग काल में किस किस प्रकार की जो है वहाँ पे जनसंख्या की दशाएं रही, उसके अनुमान जो हैं वो, और उसका जो हम एक प्रकार से निष्कर्ष है वो निकाल सकते हैं। किसी भी राष्ट्र में जनसंख्या में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी विभिन्न दशाएं होती है। प्रत्येक राष्ट्र को जो है इन दशाओं से होकर गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन सी दशाएं हैं हम एक बार उनको देखें। वो जो दशाएं हैं इसके अंदर प्राय एक राष्ट्र समाज अपने प्रारंभिक दौर में ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित व पिछड़ी अवस्था से होता हुआ शिक्षित, नगरीय, औद्योगिक व विकसित स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। जो ग्रामीण है वो नगरीय होते जाते हैं। खेतीहर जो व्यक्ति हैं उनका जो व्यवसाय का है वो प्राथमिक व्यवसाय से जो है द्वितीय, तृतीय, तृतीय, चतुर्थ जो व्यवसाय है उसके अंदर जो है परिवर्तित होता है। जहाँ पिछड़ी अर्थव्यवस्था है वो विकसित होती है। अशिक्षित लोग हैं जो शिक्षित होते हैं। तो इस प्रकार जो है उसका रूप एक निरंतर एक समय के साथ साथ जो है बदलता रहता है। इस दौर में जनसंख्या जो है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर में निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होने लगती है। जहाँ ग्रामीण है, खेतीहर है, अशिक्षित है, पिछड़ा हुआ है, मतलब एक प्रकार की प्रारंभिक अवस्था है, तो प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो है जनसंख्या का जो जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा होता है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होता है। जन्म दर ज़्यादा इसलिए होता है कि परिवार नियोजन नहीं होता उसके अंदर, और वो लोग अशिक्षित होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, शिक्षित नहीं है इसलिए, और जो है विज्ञान ने किसी प्रकार की उन्नति की नहीं, तो मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो ही वो विकास की ओर अग्रसर होते हैं, विकसित राष्ट्र हो जाते हैं, शिक्षित होते हैं, नगरीयकरण वहाँ पे होता है, औद्योगिक और विकसित स्वरूप प्रदान कर लेता है, तो उसमें क्या होता है जन्म दर जो है वह और मृत्यु दर में परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे निम्न जन्म दर आती है। जहाँ पहले उच्च जन्म दर थी वहाँ निम्न जन्म दर होती है। वो परिवार नियोजन को समझते हैं, ठीक है, संतति विग्रह जो है वो अपनाते हैं, और विज्ञान जो है उनका आगे बढ़ता है। स्वास्थ्य वगैरह वाले क्षेत्र के अंदर जो है वो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, और चिकित्सा व्यवस्थाएं जो है उनकी थोड़ी सुदृढ़ होती है। तो उससे क्या है मृत्यु दर जो है वो भी कम होता है, निम्न मृत्यु दर हो जाता है, परिवर्तन होने लगती है। जनसंख्या में होने वाला ये परिवर्तन जो है विभिन्न अवस्थाओं में होता है, जिसे सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहा जाता है। इन सारी अवस्थाओं को, इन सब चीज़ों को अगर एक चक्र में पिरो दिया जाए तो उसे जनांकीय चक्र जो है वो कहते हैं। आगे देखिए, एक तरफ जो है इसको हम बॉक्स के माध्यम से समझें, ग्रामीण, खेतीहर, अशिक्षित जनसंख्या है, एक प्रकार से पिछड़ापन जो है वो इनका स्वरूप है, और यहाँ की जो व्यवस्था है उसके अंदर उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर है। फिर जनांकीय संक्रमण होता है, एक निश्चित समयावधि के बाद जो है उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो जो ग्रामीण है वो नगरीकरण, औद्योगिक एवं साक्षर जनसंख्या जो है वो सामने आती है। तो ये पिछड़ेपन की जगह विकसित स्वरूप है, और इसके अंदर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। इसके बाद जनांकीय के संक्रमण सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्रथम जो अवस्था है इसके अंदर उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर होती है। द्वितीय अवस्था के अंदर उच्च जन्म दर होती है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो थोड़ी सी गिरने लगती है, कम होती है उसकी जो मात्रा है। तृतीय अवस्था के अंदर उच्च जन्म दर रहती है लेकिन मध्यम मृत्यु दर हो जाती है, और चतुर्थ अवस्था के अंदर मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। पंचम अवस्था के अंदर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। मतलब प्रारंभिक जो प्रथम जो अवस्था है वो मनुष्य के प्रादुर्भाव की या प्रारंभिक अवस्था की बात है, इसमें वो खेतीहर है, अशिक्षित है, और औद्योगिक विकास उसका हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, नगरीय व्यवस्थाएं भी वहाँ नहीं, वो ग्रामीण है। और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर जैसे जैसे परिवर्तन आता है तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अवस्था तक आते आते जो है वो अशिक्षित से शिक्षित हो जाता है, खेतीहर से उसका औद्योगिकरण हो जाता है, ग्रामीण से नगरीय हो जाता है, और अशिक्षित से शिक्षित हो जाता है। तो वहाँ आते ही जो है उसकी निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाती है, जो प्राथमिक अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। इसको हम जो है चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत वाले चित्र के अंदर। इसके अंदर एक तरफ जो है समय दे रखा है, काल दे रखा है, और दूसरी तरफ जो है जन्म एवं मृत्यु दर प्रति हजार प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, प्रति हजार प्रति वर्ष जो है उसके हिसाब से दे रखी है। प्रथम जो अवस्था है इसके अंदर वर्षा वनों के आदिवासी एवं सूडान, कांगो, घाना जो इसके हैं जो उदाहरण हैं। इसके अंदर जो वक्र बन रहा है, देखिए नीचे वाला जो वक्र है
वो, और ऊपर वाला जो वक्र है, ऊपर वाला वक्र जो है जन्म दर को दर्शाता है और नीचे वाला जो वक्र है वो मृत्यु दर को दर्शा रहा है। द्वितीय अवस्था के अंदर जो है जन्म दर तो उतनी है लेकिन मृत्यु दर के अंदर थोड़ा सा ह्रास हो रहा है। तृतीय अवस्था के अंदर जन्म दर भी थोड़ी सी कम होने लगी और मृत्यु दर जो है वो थोड़ी लुढ़क के नीचे आ जाता है इसका वक्र। और तृतीय जो चतुर्थ अवस्था है इसके अंदर जन्म दर वो है वो कम हो रही है, मृत्यु दर भी कम हो रही है। पंचम अवस्था के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। ऐसी अवस्थाएं वर्तमान में कहाँ हैं, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान में है। हम इसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम देख सकते हैं। 2015 के अंदर प्रश्न पूछा गया कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, कथन जो है किस भूगोल वेत्ता का है, हमें इसका आंसर देना है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य, 2016 के अंदर पूछा गया। जनसंख्या घनत्व हमने पढ़ा, जनसंख्या घनत्व के जो है 4 प्रकार या 5 प्रकार जो हैं वो भी हमने पढ़े। कारिक जनसंख्या घनत्व भी पढ़ा, कृषि जनसंख्या घनत्व भी पढ़ा और गणितीय जनसंख्या घनत्व भी पढ़ा। तो ये हमें जो है इसके आंसर देने हैं। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, हमने पढ़ा। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इसको हमने थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा था कि जितने महाद्वीप हैं उन सबका आधार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और उनका शीर्ष जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, और जितने महासागर हैं उनका आधार दक्षिणी गोलार्ध में और उनका शीर्ष जो है उत्तरी गोलार्ध में। इसके कारण जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा रहती है। अब कितना रहता है ये आपको बताना है। जनसंख्या वृद्धि से क्या आश्चर्य है, आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि से 2 समयावधि होती है, उसके बीच के अंदर जो जनसंख्या के अंदर परिवर्तन आया है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, और जिस दर से, जितनी प्रतिशत से हिसाब से उसका हुआ है तो जनसंख्या वृद्धि दर या उसको प्रतिशत के नाम से अब जो है जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए, 2019 में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद एक जिले की जनसंख्या जो है 10 लाख और क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर है, उस जिले की जनसंख्या घनत्व की हमें गणना करनी है। ऐसा प्रश्न हमने किया भी है, आपकी बुक में भी एक ऐसा उदाहरण दिया हुआ है, आप ध्यान दें और उसको सरल करने का प्रयास करें, हल करें इसको। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप में उच्च जनघनत्व के कोई 4 कारण लिखिए, 2018 के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि किस किस वजह से पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप के अंदर जनघनत्व जो है वो उच्च रहा। एक कारण तो मैं बता देता हूँ, औद्योगिकरण जो है वो इसका मूल कारण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गत शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के उत्तरदायी, यानी 3 कारणों को, जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक जो है आपको वो लिखना है। 2019 के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया है। विश्व की जनसंख्या समस्या के समाधान हेतु 6 उपाय जो हैं आपको बताने हैं। अभी हाल ही में हमने उसके कुछ उपाय जो हैं 2-3 मिनट पहले पढ़े हैं, तो आपको वहाँ से इसका जो है आंसर देने हैं। धन्यवाद आपका। आप अपने जो हैं कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में डालें, अधिक से अधिक इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, आपके मित्रों तक पहुंचाएं ताकि वो भी जो हैं इनसे जुड़े, पीपीटी के माध्यम से जो है ज्योग्राफी को पढ़ें, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट होती है। अगर आप इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं और मुझ में भी कुछ सुधारात्मक आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी का।